अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे डीएनएफबीपीस पे। ये बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है एफबीआर का, उसके ऊपर ये कुछ एक्शन हैं जो उन्होंने स्टार्ट किए पिछले कुछ अरसे में लेने, और उसकी जद में रियल एस्टेट वाले भी आए। ये बेसिकली डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस जो हैं और प्रोफेशंस जो हैं जहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो वो कहते हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आ रही हैं, कि वहाँ पे आप डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं हैं बट उसको किसी न किसी हद तक एक फैसिलिटेट कर देते हैं या उसका एक पार्ट बन जाते हैं उस पूरे प्रोसेस का। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ये डीएनएफबीपी का इम्प्लीमेंट हुआ। ये रियल एस्टेट पे भी हुआ, रियल एस्टेट के साथ साथ लॉयर्स के ऊपर हुआ, जो ज्वेलर्स थे उनके ऊपर ये चीज़ आई, जो टैक्स लॉयर्स हैं उनको इस पर रखा गया, बिल्डर्स हज़रात इसके ऊपर आ गए। आबाद की इसके ऊपर एक मीटिंग भी हुई थी इसी साल मार्च के अंदर एफबीआर में, डीएनएफबीपी डिपार्टमेंट के अंदर। तो उसकी भी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि क्या हुआ था और क्या उनके एंड से चीज़ें हुई। ये बेसिकली एफएटीएफ का जो एक्शन हुआ है, जो हमारी इंटरनेशनल जो बॉडी है, जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, जिसके तहत जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के जो पैसे हैं वो वहाँ देखे जाते हैं, जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, कि वो पैसा जो डॉक्यूमेंट में नहीं आ रहा और किसी क्राइम के या इलीगल एक्टिविटी के थ्रू वो पैसे को जनरेट किया जाता है, उन फंड्स को रोकने के लिए एफएटीएफ ने कुछ एक्शन लिए, जिससे पाकिस्तान के अंदर भी एफबीआर भी थोड़ा सा उसके ऊपर आया और फिर डीएनएफबीपी का पूरा क्याम उस पर हुआ। मैं आपको तफसीलात बताता हूँ इसके ऊपर, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि ये ब्लैक मनी क्या होती है, क्या ये काले रंग का पैसा होता है, इसको ब्लैक मनी क्यों कहते हैं, ये क्या होता है उसके ऊपर, और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, जिसके ऊपर ये तो सारी दुनिया परेशान है और यहाँ भी इस पर बहुत काम चल रहा है, पाकिस्तान में भी एफबीआर के ऊपर। आपने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक ड्रामा सीरीज़ है यूएस की, आप उसे देखिएगा, ओजार्क के नाम से। ओजार्क बेसिकली एक ऐसी स्टोरी, ओजार्क जो है माउंटेन एरिया है, वहाँ पे जो बड़ी रेंज है यूएस की, उसको ओजार्क कहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने इस एक छोटे से एरिया में जो है वो ये शूट होती है। तो जैसन बैटमैन जो जिसका मेन करेक्टर है, माइटी उसका नाम है मूवी के अंदर, ड्रामे के अंदर। सो वो बेसिकली एक टैक्स लॉयर है और एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड की जो मनी है उसको वो वाइट करता है। वाइट करने का मतलब ये होता है कि उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू गुजारना है, ताकि वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट के अंदर वो एक नेग्लिजिबल सी अमाउंट का टैक्स पे करके वो अमाउंट वाइट हो जाए और वो वापस से बिज़नेस का हिस्सा बन जाए। तो वो खैर वहाँ से निकलता है, फिर वो ऐसे एरिया में जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करता है जहाँ वो कुछ ऐसे बिजनेसेस ख़रीदता है, इवन चर्च ख़रीदता है, फिर कुछ ऐसे बिज़नेस ख़रीदता है जो कि बहुत लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से परचेज़ करता है और उसकी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी होती है। तो उसके ऊपर फिर वो जो ये करता है कि वो उसमें इस किस्म की परचेजेस करता है कि लेट्स सपोज कि जी 25 एसी ख़रीद लिए, आए सिर्फ 4 वहाँ पे, कुछ ऐसी कारपेटिंग करवा ली जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, लेकिन वो एक चैनल के थ्रू पैसा वहाँ से घूम गया और वो पैसा जो है वो किसी न किसी तरह से वाइट हो गया वहाँ पे, और शेल कंपनीज वगैरह बनाते हैं वहाँ पे। तो खैर ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके तहत, और ये रियल एस्टेट में भी होता है, ये हर, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये मैं आपको यूएस की बात बता रहा हूँ, आप दुबई में, बाकू में, टर्की में, दुनिया के किस मुल्क का यू नेम इट, आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं ये पैसा किसी न किसी मद में, रियल एस्टेट में नहीं तो किसी और मद में ये पैसा आपको जाता हुआ महसूस होगा वहाँ पे। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी दुनिया के हर मुल्क में चलती है, पाकिस्तान में भी है, तो पाकिस्तान से बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज़ बहुत से कंट्रीज़ में मौजूद हैं। सो हमने क्या किया कि हमने रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है कि जो एफबीआर ने पकड़ा, उन्होंने कहा कि जी एफएटीएफ का प्रेशर आया और पाकिस्तान में हम सबको मालूम है कि ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था उन्होंने एक बड़े अरसे से। सो जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब से पिछले, नवाज शरीफ साहब, तो नवाज शरीफ साहब के ज़माने के अंदर जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, उन्होंने 2016 का जो बजट आया उसमें उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम जो एफबीआर है वो एक्टिव हुआ, उन्होंने कहा कि जी हम प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेंगे। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो ये वैल्यू सेट कर रहे थे। उसके साथ साथ एफबीआर भी मैदान में आ गया। 2016 से एफबीआर ने रियल एस्टेट की जो वैल्यूएशन है वो करनी स्टार्ट की, जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस एफबीआर बहुत एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है, बार बार वैल्यूएशंस पे वो लेकर आते हैं, उसको रिविजन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो है अगर देखा जाए तो और ये 2016-17 के बाद से ही थोड़ी इसमें डाउन आना शुरू हुआ है। सो वो जो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने एफबीआर ने एक्टिव की वो कोई 12 सिटीज़ के ऊपर थी, फिर 2019 में आके इसको वो तकरीबन 20 शहरों तक इस चीज़ को वैल्यूएशन को ले गए। और ये जो वैल्यूएशन है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली वैल्यूएशन का मतलब ये आप समझिए कि ये एफबीआर वैल्यू जो है वो डीसी वैल्यू से ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू से फिर भी कम है किसी हद तक।
उसमें क्या है जी कि जो जो एफबीआर वैल्यू है ये बेसिकली आपको टैक्स को बढ़ा देती है। जितनी एफबीआर वैल्यू बढ़ेगी उतना आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ये पहली चीज़ है। सेकेंडली ये हुआ कि जब एफबीआर बीच में आया तो एफबीआर चूंकि तमाम बैंकिंग सेक्टर के साथ कनेक्टेड है, तो एफबीआर ने उस पैसे का सोर्स भी निकालना शुरू किया कि ये जो पैसा आ रहा है, जो इंजेक्ट हुआ है, अगर कहीं पे प्रॉपर्टी बाय हुई है तो इसका सोर्स क्या है, क्या ये वाइट मनी है, आपको वो भी साथ दिखाना पड़ेगा। ये दो मेन फैक्टर एफबीआर के जो हैं वो उसमें हमें नज़र आए। और अब उसमें यह है कि एक चीज़ ये कि जो देखना ये है कि एफबीआर ये सब कुछ कर तो रहा है, लेकिन ये जितनी ब्लैक मनी है जहाँ से भी आती है, ये एक्चुअली जिस तरह मैंने शुरू में कहा, कोई बिल्डर्स या ब्रोकर्स इसको क्रिएट नहीं कर रहे। ये जो सारा पैसा है ये तो अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आपको मिसाल दूं कि आप कहीं से पानी निकल रहा है किसी गटर में से, और आप किसी एक जगह पे मट्टी डाल दें कि ये यहाँ ना जाए, तो आप वो पानी कहीं और जाएगा, फिर आप वहाँ मट्टी डाल दें, तो एक्चुअली वो जो असल उसका सोर्स है जहाँ से वो पानी निकल रहा है उसको तो हम बंद नहीं कर रहे। वो जब तक उस सिस्टम पूरे को ठीक नहीं किया जाएगा, वो पैसा, मैं हमेशा यही कहता हूँ, वो पैसा रियल एस्टेट में नहीं आएगा, वो पैसा आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चला जाएगा, वो पैसा शायद आपके किसी और इंडस्ट्री को में चला जाएगा। तो वो पैसा, क्योंकि वो जो पानी है वो तो निकल रहा है माशरे के अंदर से, उस पूरे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर से वो चीज़ तो क्रिएट हो रही है। मेन काम ये है कि उसको जो है वो रोकना है। अब ये अभी जो एक्शन हुआ आप इसको, अच्छा ये क्यों होता है, आप ये देखिए वैल्यूशन पे, या इसके ऊपर मैं आपको अगर एक मिसाल दूं कि फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी है 2 करोड़ रुपए की, कोई प्लॉट है जिसको परचेज़ करना है किसी आदमी ने, और वो 2 करोड़ रुपए की प्लॉट की जो एफपीआर वैल्यू गवर्नमेंट ने सेट की हुई है वो फ़र्ज़ कीजिए कि 60 लाख रुपए सेट की हुई है। ठीक है जी। अब 60 लाख की जो अमाउंट है वो उसने पे करनी है, और उस पर जो टैक्स अमाउंट है वो भी 60 के ऊपर ही है, 60 लाख के ऊपर उसने टैक्स पे कर देना है स्टेट को। गवर्नमेंट को पता चला कि 60 लाख की अमाउंट है, और बाकी जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए हैं वो आपने कैश कीमत में दे दी। अब आप ये प्रॉपर्टी को अपने पास रखिए, और जब आप इसको कुछ सालों के बाद इसको सेल करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर जिस तरह अभी जो एफपीआर की इस साल की वैल्यूशन थी, आप इसको 5 साल तक रख लेते हैं उस घर को अपने पास, तो ऑलमोस्ट टैक्स फ्री हो जाएगा। तो 5 साल के बाद उसकी जो वैल्यू होगी घर की वो 2 करोड़ की जगह शायद 4 करोड़ की हो, और ये आपने जो परचेजिंग इसकी गवर्नमेंट को शो की हुई थी वो अराउंड कोई 60 लाख रुपए की शो की हुई थी। टैक्स आपने वहाँ से भी सेव किया, 40 का अमाउंट भी आपके उस पर 1 करोड़ 40 लाख की आपकी अमाउंट भी उसके ऊपर वाइट हो गई। तो इस किस्म के सारे चीज़ें हैं, लेकिन ये इसमें मेन जो इशू है वो ये है, डीएनएफबीपी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में इसको लेकर आ रहे हैं सबसे पहले उस इंडस्ट्री का मुतालिया कीजिए, उसको स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं होता कि हम कहीं से भी कोई प्रोसेस जो है वो ऊपर से पैराशूट से लाके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मसला ये है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो इतने एजुकेटेड हैं, क्या वो इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अफोर्ड कर सकते हैं, क्या उनके पास फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर वगैरह इम्प्लीमेंटेड हैं फाइनेंस के। अगर ये नहीं हैं तो फिर वो सब के सब लोग उन्हीं मसाइल का वो शिकार जो है वो होते हैं, और ऑब्वियसली उस तरह से वो रिएक्ट नहीं कर सकते, उल्टा मजीद डिप्रेस हो जाते हैं और मजीद अपने बिजनेस को ख़राब कर देते हैं, और र्यूमर्स मार्केट में नेगेटिव फैलने लग जाती हैं। जो हालांकि चीज़ें सब अच्छी हैं, अगर एफबीआर जो है वो ये केवाईसी का जो फॉर्म वो मांगते हैं कि अपने क्लाइंट्स का डाटा और ये सब चीज़ें इकट्ठी करें उसके ऊपर, तो वो अगर तरीके से बात की जाए या उसका कोई तरीका किसी और तरह से इंप्लीमेंट कर लिया जाए उस डाटा को कलेक्ट करने का, तो शायद मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो मीटिंग हुई थी, मैंने शुरू में जिक्र किया, आबाद के जो लोग गए थे एफबीआर, ये मार्च में मीटिंग हुई थी जी। इसमें मोहसिन शेखानी साहब गए थे, हनीफ मेमन साहब थे, उसके अलावा सुफियान आदिया साहब थे, हसन बख्शी साहब थे, और 3-4 लोग थे जो वहाँ गए थे, और इनकी मीटिंग हुई थी डीएनएफबीपी के जो डायरेक्टर हैं अब्दुलरहमान साहब, उनके साथ मीटिंग हुई। अब उसमें जो कुछ पॉइंट्स थे मैं आपको बता देता हूँ जो उनकी तरफ से कम्युनिकेट हुए कि ये पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग देखिएगा। अब पॉइंट ये हैं जी, पहले कि जितने बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, बिल्डर्स को बाउंड किया गया है उनके एफबीआर के मुताबिक कि आप 5 साल तक अपना डाटा जो है वो मेंटेन करेंगे। फॉर 5 ईयर्स आपको अपने क्लाइंट का तमाम डाटा जो है वो अपने पास सेफ रखना है मिनिमम। अच्छा, उसके अलावा डीएनएफबीपी ने ये कहा कि हम आपसे किसी भी टाइम पर ये रिकॉर्ड मांग सकते हैं। अब वो रिकॉर्ड किस मद में मांग सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप हमें क्लाइंट लिस्ट देंगे, यानी कि रेगुलर बेसिस पे। अब क्लाइंट की लिस्ट है जो कि जो भी बिल्डर होगा उसको वहाँ पे सबमिट करवानी होगी एफबीआर के अंदर, डीएनएफबीपी के अंदर, और वो उसमें से किसी भी क्लाइंट को वो पिक कर सकते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन को वो चेक कर सकते हैं और स्क्रूटनी कर सकते हैं, और जहाँ वो सस्पिशियस होगा उसको जाके वो बात कर सकते हैं उससे।
सो इसका मतलब ये है कि डीएनएफबीपी जो है वो बेसिकली एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पे वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं सामने एक रेगुलेटरी बॉडी, और उस तरह से हम इस इंडस्ट्री के अंदर या यहाँ पे जो पैसा आएगा उसको हम चेक करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जी जब हम रेगुलेटरी बॉडी बनेंगे तो हम आपकी प्रोजेक्ट्स की साइट भी विजिट करेंगे। सो डेवलपर या बिल्डर जो है वो जो भी जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है जहाँ वो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, हम उसको विजिट भी करेंगे। ऑफिस नहीं जाएंगे बिल्डर्स के, लेकिन हम वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी के, किसी भी बिल्डर के ऑफिस के अंदर। उसके अलावा जो उनकी इंस्पेक्शन टीम होगी वो आपसे ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी कर सकती है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग पे आपको उसका जवाब भी देना होगा। टारगेटेड स्कोप इंस्पेक्शन, वो कहते हैं कि जी हम अगर किसी को कोई जगह हमें कहीं से मिलता है, कोई बंदा किसी भी जगह पे उसकी कुछ सस्पिशियस चीज़ मिलाती है तो वो उसको ट्रैक करेंगे और वो अदर बिल्डर्स पे, अदर सोसाइटीज़ के ऊपर भी उसको जा सकते हैं। 2 हफ्ते पहले वो इन्फॉर्म करेंगे, जब भी कभी उनकी टीम विजिट करेगी किसी प्रोजेक्ट का, बिल्डर का, तो 2 हफ्ते पहले उसको नोटिफाई किया जाएगा एंड उससे डाटा मांगा जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉपर जो है वो उसकी विजिट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे पहले बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम शायद ले लें तो हमें एटलीस्ट वो जो पानी निकल रहा है माशरे में से, जो गटर का पानी निकल रहा है जहाँ से उसको आप ब्लैक मनी कहते हैं, सबसे पहले उसको ख़त्म तो कीजिए। वो ब्लैक मनी मेनली जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो हमारे हैं या हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में बैठे हुए लोग हैं, ये पैसा एक्चुअली वहाँ से जनरेट होता है। बाकी टेररिस्ट फाइनेंसिंग या ड्रग्स का पैसा तो बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान को ऐसी जन्नत नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ को बहुत ड्रग मनी जो है, जैसी हम मैक्सिकन या कोलंबियन मूवीज़ में देखते हैं ड्रग लॉर्ड्स की, इस किस्म की यहाँ पे, या टेररिज्म की बहुत ज़्यादा कोई यहाँ ऐसा पैसा चल रहा हो, तो मेनली जो रिश्वत का पैसा है इसको तो ख़त्म करने का मतलब ये है कि हमें सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत दफ़ा ऑप्शन आई, अभी मलिक रियाज साहब ने एक मौके पर ये सबसे बड़ी बात बोली थी। उसके बाद शब्बत जैदी साहब ने कुछ दिन पहले ये बात बोली है कि भाई जो 5,000 रुपये का नोट है, सबसे पहले आप इसको ख़त्म कीजिए। ये 5,000 का नोट जो है ये रिश्वत की बुनियादी जड़ है। आपका 50% रिश्वत यहाँ से कम हो जाएगी अगर आप ये 5,000 का नोट ख़त्म कर दीजिए। हज़ार, मैं तो कहता हूँ 1,000 का नोट भी ख़त्म कर दें। आप 500 रुपये करेंसी लेके आएँ, अगर किसी ने किसी को 50 लाख की या 1 करोड़ की रिश्वत देनी है तो आप खुद सोचिए कि वो ऐसे पैकेट बना के नहीं दे सकता, उसको प्रॉपर उसके लिए कोई चीज़ चाहिए होगी उस रकम को शो करने के लिए, और जिसने लेनी है उसको भी आगे किसी को देने के लिए भी वो एक दफ़ा सोचेगा कि मैं इसको कैसे कैरी करूँगा। ये तो हमारे हाथ में है, हम ये वाले स्टेप तो ले सकते हैं बड़े नोट ख़त्म करने के। अब फिर अभी शहबाज ज़ैदी साहब के एक आइडिया सामने आया था कि जी मिडिल ईस्ट की जो फ़्लाइट्स हैं वो इसको हाफ़ कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ 1/4 कर दें आप, क्योंकि पैसा सारा निकल के जो कैश में जो इतने लोग यहाँ जाते हैं, मतलब दुबई में जाके आपने कौन सी कोई टूरिज़्म एरिया है जो आपको जाए, या एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, या किसी के बिज़नेस वहाँ पे चल रहे हैं दुबई के अंदर, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपके वहाँ जाते हैं। बट मिडिल ईस्ट में अपनी फ़्लाइट्स देखिए कितनी हमारी लोकल भी जा रही हैं, और जो एमिरेट्स की इतनी फ़्लाइट्स यहाँ से आती हैं, तो वो जो इतने चक्कर लगते हैं। हमने अयान अली मेरे ख्याल में थी, उनका जो केस हमारे सामने आया था, तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अखबारों में खबरें आती हैं। मैं मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं मीडिया पर जो खबरें सुनता रहता हूँ कि जी एक ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो महीने के अंदर जो है वो 100 चक्कर लगाते हैं दुबई के। तो एक आदमी 100 चक्कर क्यों लगा रहा है दुबई के? वो सुबह जा रहा है, शाम 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद वापस आ रहा है, फिर वो 8 घंटे बाद वापस जा रहा है। तो ऐसा चक्कर क्यों चल रहा है लोगों का? तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। ये सब मीडिया में, खबरों में, हम सब इसको सुनते हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले, मैं समझता हूँ, इनको ख़त्म किया जाए। अगर आप करने को तो ये भी कर सकते हैं कि जी अभी दुबई में या किसी और कंट्री में भी इम्प्लीमेंट हुआ था कि आप एस्क्रो अकाउंट्स ओपन करवाते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो जी एस्क्रो अकाउंट्स के अंदर किसी बिल्डर डेवलपर के साथ भी, अगरचे ये बड़ी तकलीफ दह सूरत होगी बिल्डर्स डेवलपर्स के लिए, कि अगर कोई भी एक नया प्रोजेक्ट कहीं लॉन्च होता है, कोई बिल्डिंग कहीं लॉन्च होती है, तो स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, सूबाई गवर्नमेंट के साथ एक अकाउंट खुल जाए, या फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक अकाउंट खुल जाए, FBR के साथ एक अकाउंट खुल जाए, एस्क्रो अकाउंट। पेमेंट अगर उस अकाउंट के अंदर जा रही है तो क्लाइंट वहाँ पैसे जमा करवा रहा है, वहाँ से वो पेमेंट ट्रैक होकर जो है वो मिल रही है, बिल्डर के पास आ रही है, उसको बिल्डर भी यूज़ कर सकता है, FBR प्रोजेक्ट भी देखना शुरू कर दे, या जो भी SPC है जिसके साथ ऐसा कोई सिस्टम बन सकता है। रेरा के प्लेटफॉर्म से ऐसे काम हो सकते हैं, अगर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलप कर ली जाए तो एस्क्रो अकाउंट बना के उनके थ्रू जो जितनी पेमेंट्स हैं रियल एस्टेट की वो ट्रैक करवाई जा सकती हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि इससे सबसे पहला इंपैक्ट ये आएगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो रुक जाएगी। ऑलमोस्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है। इसके बाद मजीद इसके अंदर डाउनफॉल आएगा अगर इस किस्म की चीज़ें की जाएंगी। उसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज के साथ इन चीज़ों को जो है वो किया जाए। सबसे पहली चीज़ तो अगेन वही है कि भाई ये जो आपका है लोगों को जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उनको जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, वो उनको प्रोवाइड करें।
उनको बताएं कि रियल एस्टेट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका ये प्रोसेस है। वो ब्लैक मनी जिसे हम बार बार अनडॉक्यूमेंटेड मनी की बात करते हैं, मेरा उसके बारे में सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है हमेशा कि वो अनडॉक्यूमेंटेड मनी जो है वो दुनिया में हर जगह मौजूद है। बहुत से मुल्क, बहुत से ऐसे टूरिज़्म के जो कंट्रीज़ हैं वो उससे डेवलप हुए हैं उसी पैसे के साथ जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वो पैसा क्यों है, हमें उस वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि लोग क्यों खुश हैं किस कैश रख के या क्यों वो अनडॉक्यूमेंटेड में जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे जो इदारे होते हैं वो इतनी सख्ती करते हैं, वो इस अंदाज़ के प्रोसेस डेवलप करते हैं, इस अंदाज से इतना तकलीफ़देह मराहल से गुजार देते हैं कि एक बिजनेसमैन आदमी उस पैसे को वो उस तरह से वो आपको डिक्लेयर करने को तैयार ही नहीं होता। अब दूसरे जो लोग हैं जो हमारे इसके साथ ब्लैक मनी जो दूसरे एंड से क्रिएट होती है, जहाँ से जो हमारा वो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो गलत एक्टिविटीज़ के अंदर, इलीगल एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ भाई सबसे पहली चीज़ ये है, एक ही चीज़ है जो किसी मुल्क को चलाती है। जो चर्चिल ने कहा था सेकेंड वर्ल्ड वार के ऊपर के जब लोगों ने कहा कि जी सब तबाह हो गया है, तो उसने कहा मुल्क की अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो कहा जी इंसाफ हो रहे हैं, तो उसने कहा सब बच गया। तो बात यह है कि अगर आपका जस्टिस सिस्टम हमारा सही काम कर रहा है, कोर्ट के फैसले हो रहे हैं, टाइम पे हो रहे हैं, विद इन डेज़ हो रहे हैं, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस है वो एक ऑनेस्ट वे में काम कर रहा है, ये दो चीज़ें हम डेवलप कर लें, अपना जस्टिस जुडिशरी का सिस्टम और हमारा जो इंटरोगेशन का, इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा प्रोसेस है, तो एटलीस्ट जो ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स से जो पैसा निकलता है या गवर्नमेंट से जो लोग करप्शन से पैसा निकालते हैं, ब्राइब्स लेते हैं बड़ी बड़ी, ये सबसे पहले जो है किसी शिकंजे में आएंगे। तो उसके बाद आपको किसी और सेक्टर को इसको इस अंदाज से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक माशरे के अंदर से ये वाला कूड़ा जो है, ये कचरा जो है ख़त्म हो जाएगा और हमारे लोग जो, और दूसरी चीज़ जो हम जिस तरह चीज़ों को डिजिटलाइज कर दें, लोगों के हाथ में इजी एक्सेस दे दें, इंफॉर्मेशन दे दें उनके हाथ के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत आसानी के साथ पूरा मुल्क हमारा चल सकता है। हम सब लोग चाहते हैं कि हम इस मुल्क की सड़कें भी बाहर के मुल्कों की तरह बन जाएं। हर इंसान टैक्स देना चाहता है, हम देते भी हैं। शायद दुनिया के बहुत से ममालिक से ज़्यादा टैक्स हम लोग पे करते हैं। तकलीफ़ उस वक्त होती है आम इंसान को जो टैक्स दे रहा होता है कि भाई जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो मुझे उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, मेरा वो पैसा कहाँ जा रहा है। अगर मुझे तमाम बेसिक सहूलतें जो इस्लामी रियासत के अंदर दी जाती हैं वो अगर मुझे नहीं मिल पाती, मुझे पानी से लेके, स्कूलिंग से लेके और हॉस्पिटल से लेके और सब कुछ मुझे खुद अपने पल्ले से करना है, तो फिर वो बागी हो जाऊंगा, हर इंसान बागी हो जाएगा कि मैं क्यों टैक्स दूं और मैं किस तरह चलूँ। तो अगर जो साहिब इख्तियार हैं उनसे ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस तरफ के सिस्टम्स को देखें, लोगों को फैसिलिटेट करें। जो रियल एस्टेट बरादरी है वो आपके साथ खड़ी हुई, वो बिल्कुल काम करना चाहती है, टैक्स भी देना चाहते हैं सब लोग आपको, उनको थोड़ा सा प्रोसेस से आगाह किया जाए, इसको थोड़ा सा ईजी बनाया जाए ताकि हर आदमी इससे फ़ायदा उठा सके। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। कोई अगर आपकी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में नीचे लिखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।